हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो मैंने न्यू सीरीज शुरू करी है जिसमें मैं लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के आपको बताऊंगी कि कहाँ से एमसीक्यूज उठ के आ सकता है। तो हम स्टार्ट करेंगे विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर हमारी पहली यूनिट का, जो कि है द लिविंग वर्ल्ड। ऑल राइट। तो इस पैराग्राफ में जो ये पैराग्राफ है उसमें उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ से एमसीक्यू आएगा। ठीक है, आई विल वेरी फास्ट। तो मेक श्योर आपके पास हाइलाइटर है, अपनी बुक खोल के बैठ जाओ एंड पहले तो ये चीज मार्क कर लो जो मैंने यहाँ पे मार्क करी है। हाँ, उसको मार्क कर लो, जल्दी से जल्दी मार्क करो। ऑलराइट। सो द वेरी फर्स्ट एमसीक्यू जो यहाँ से आ सकता है वो है कि जो हमारा ग्रोथ है वो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर दोनों हो सकता है। ऑलराइट। तो इंक्रीज इन मास, कोई भी सेल है वो अपने सेल में बढ़ रहा है, या इंक्रीज इन नंबर, एक सेल है वो डिवाइड हो रहा है दो चीजों में। तो ये दोनों ग्रोथ है। सो दिस इज ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। तो ये हमारा पहला एमसीक्यू हो गया है। ऑलराइट। सेकंड वी हैव कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, अब देखो, अगर हम आज की बात करें या हम अपनी बात करें, जो ह्यूमंस हैं वो पहले छोटे से जाइगोट होते हैं, वो एम्ब्रियो बनते हैं, देन दे आर लाइक दिस जायंट इंडिविजुअल, राइट। तो इसके केस में ग्रोथ विजिबल है। पर व्हाट अबाउट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, उनमें तो ऑर्गेन्स नहीं होते हैं, ना ही वो किसी बड़े एनिमल्स पे कन्वर्ट होते हैं, राइट। उस केस में हम सेल डिवीजन को ही ग्रोथ मानेंगे। ऑलराइट। सो यूनिसेलुलर के केस में सेल डिवीजन ही ग्रोथ है, ये एक पॉइंट याद रखना। सेकेंड वी हैव, वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। ऑलराइट। सो ये तो हो गया लिविंग के बारे में। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इज बाय accumulation ऑफ मटेरियल ऑन द surfaces। तो व्हाट हैपेंस इज, जो हम पढ़ रहे हैं ग्रोथ के बारे में, वो तो हम लिविंग बींग्स ग्रो करते ही हैं, बट ये जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उस केस में भी ग्रोथ हो सकती है। मान लो ये कोई पार्टिकल है, उसके ऊपर डस्ट इकट्ठा हो रहा है, उसमें कोई भी चीज जस्ट सेटल हो रही है, दैट इज ऑल्सो ग्रोथ, वो भी ग्रो कर रहे हैं। बट जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इंसानों में या एनिमल्स में या लिविंग बींग्स में जो ग्रोथ है वो अंदर से होती है। इट इज इंटरनल, ग्रोथ इज इंटरनल। ऑलराइट। बट जो लिविंग जो नॉन लिविंग बींग्स है उसमें ग्रोथ एक्सटर्नल है, बाहर से चीजें डिपॉजिट हो रही है ना। तो नॉन लिविंग बींग्स में ग्रोथ होती है बट इट इज एक्सटर्नल, वेयर एज लिविंग बींग्स में ग्रोथ है वो इंटरनल है। ठीक है। सिंस दोनों इसमें ग्रोथ हो रही है, दिस कैन नॉट बी टेकन एज द क्राइटेरिया टू डिटरमाइन कि ये चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। So growth is cannot be taken as defining property of living organism। ये भी आप एक पॉइंट नोट करके रखिए। फिर हाँ, फटाफट ये भी आप हाइलाइटर लीजिए और मार्क कर लीजिए। ठीक है। जो फंगई है वो मल्टीप्लाई करते हैं, स्प्रेड होते हैं मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू। ऑलराइट। नेक्स्ट वी हैव प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक फ्लैट वर्म है, और अगर हम इस प्लेनेरिया को बीच में से काटे तो ये फिर से एक नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाएगा। ये इसकी एक सुपर पावर है गाइस। ठीक है। तो प्लेनेरिया प्लेटफॉर्म है जो कि जिसके अंदर ट्रू रीजनरेशन हमें देखने को मिलता है। तो दैट इज अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है, ये भी नोट डाउन करिए। ऑलराइट। So the fungi, the filamentous algae, the protonema of mosses all easily multiply by fragmentation। तो fragmentation किस किस में होता है? फंगई में होता है और फिलामेंटस एल्गी में होता है। ठीक है। और अगर हम बात करें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि बैक्टीरिया या यूनिसेल्युलर अलगे या अमीबा की, इन केसेस में जो ग्रोथ है इट इज सिनोनिमस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। देखो, हम ह्यूमंस बन जाते हैं, इस हमारे अंदर बहुत सारे, द ग्रोथ इज विजिबल। ठीक है। बट यूनिसेलुलर के केसेस में क्या होता है, दे कैन नॉट ग्रो इन समथिंग डिफरेंट। तो उन केसेस में
इंक्रीज इन नंबर जो है वो ही हम ग्रोथ कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। जो भी मैंने हाईलाइट किया है आप उनको हाईलाइट कर लीजिए, सभी उनको हाईलाइट कर लो। So further, there are many organisms which do not reproduce. Okay, तो कुछ ऐसे organisms भी हैं जैसे कि mules, sterile worker bees या infertile human couples जो कि लिविंग हैं but they are not able to reproduce। ठीक है, तो उस केसेस में हम ये नहीं बोलेंगे कि वो तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, दे आर स्टेराइल, तो दे आर नॉट लिविंग बींग्स, ऐसा नहीं है। फाइन। देर आर Further, there are many organisms which do not reproduce, ठीक है? Hence, reproduction also cannot be an all-inclusive defining characteristic of living organism. तो हम reproduction को भी एक defining characteristic नहीं consider कर सकते, ठीक है? So reproduction cannot be used to define that this person or this thing is a living being, because reproduction के बिना भी काफी सारे एनिमल्स हैं, दे आर स्टिल लाइव। ऑल राइट, तो यहाँ से एक एमसीक्यू बन के आ सकता है कि क्या रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? देन नो, इट इज नॉट। ठीक है। सेकेंड वी हैव, ऑल राइट, इसके बाद हमारे पास है नो नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म। सही बात है, मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिविंग बींग्स में होता है। हम घूम फिरते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब डाइजेशन का प्रोसेस होता है, वो सब मेटाबॉलिज्म है। वो चीजें आपको नॉन लिविंग बींग्स में देखने को नहीं मिलेगा, राइट? तो ऑफ कोर्स, सो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम्स एज वेल। वैसे हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस को एक सेल फ्री सिस्टम में डिपिक्ट लाइक दिखा सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है परफॉर्म टेस्ट ट्यूब इन्वायरमेंट, ऑलराइट, जहाँ पे हम टेस्ट ट्यूब बेबीज को क्रिएट करते हैं। तो वो जो इन्वायरमेंट है वो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है, बट स्टिल वहां पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। ऑलराइट, लेकिन ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो इन विट्रो है, वो नॉन लिविंग थिंग्स से बनी है। ठीक है, बट दे आर लिविंग रिएक्शंस। ऑलराइट, सो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को भी हम नहीं कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस हम लिविंग बींग्स में तो होती ही है, बट साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि अब हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस को लैब में कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब में कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हम इसको भी नहीं कंसिडर करेंगे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ living beings. Then what remains is cellular organization. So, cellular organization of the body is the defining feature of life forms. दो चीजें बताई हैं मैंने। मेटाबॉलिज्म नहीं है, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ह्यूमंस में, लिविंग्स में तो होता ही है, बट लैब में भी हम ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं। तो एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बच जाता है जो जिसको हम डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद एमसीक्यू बन सकता है आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस। ऑलराइट, सो अवेयरनेस, जो अवेयरनेस है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स पे होगी। अ चेयर, अ टेबल, दे आर नॉट अवेयर, उनको नहीं पता है, दे आर नॉट कॉन्शियस कि उनके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, वो डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। तो एक अवेयरनेस या एक जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है या कॉन्शियसनेस है वो एनिमल्स में होती है, और ह्यूमंस में तो और अलग, उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। सो कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑलराइट, हमने ऊपर पढ़ा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है डिफाइनिंग फीचर एंड दूसरा है कॉन्शियसनेस। तो यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो यू नो कि आपको कहाँ टिक करना है। ऑलराइट, सो अगली लाइन है, यहाँ ये मार्क कर लीजिए। We can say that living organisms are self-replicating, evolving
and self-regulating interactive systems capable of responding to external stimuli. Of course, हम लिविंग बीइंग्स के पास एक सुपर नेचुरल पावर है कि हम एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स कर सकते हैं। हमारे पास न्यूरॉन्स हैं, चेयर टेबल या किसी भी नॉन लिविंग के पास वो न्यूरॉन्स नहीं है। तो यस, डेफिनेटली इट इज एन डिफाइनिंग फीचर कि वी आर एबल टू यू नो respond to external stimuli. We are self-replicating, evolving, and self-regulating. We have these kinds of systems. तो आई होप आपको यहाँ तक अभी क्लियर हुआ। तो हम जाते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ। राइट, मार्क कर दीजिए ये भी हाइलाइटर से। नाउ वी हैव the number of species that are known and described ranges between 1.7 to 1.8 मिलियन। यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है कि अभी तक कितने स्पीसीज को हम डिस्कवर कर चुके हैं, ठीक है, या डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो दैट रेंजेस फ्रॉम 1.7 to 1.8 मिलियन। All right, and this refers to biodiversity or the number and types of organisms present on Earth. तो ये जो हम नंबर देख रहे हैं, so this number is nothing but biodiversity. ठीक है, तो यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है इस न्यूमेरिकल वैल्यू से। आते हैं नीचे और हमारे पास है कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस। सी, सिंस हमारे पास इतने सारी बायोडाइवर्सिटी है, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स है, उन सबको पढ़ना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। सो वी नीड अ सिस्टम टू ऑर्गेनाइज देम। वी नीड अ सिस्टम कि हम उनको इजीली स्टडी कर सके, उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। तो उस चीज के लिए हमारे पास नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन जैसे मेथड्स डेवलप हुए। तो यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। आई जस्ट रीड इट फॉर यू, आप जल्दी से इसको मार्क कर लो। Standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world, and this process is called as nomenclature. तो nomenclature क्या होता है ना कि हम मेक श्योर करते हैं कि वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही नाम से जाना जाए, क्योंकि इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं। अपने इंडिया में ही इतने लैंग्वेजेस हैं, बाकी फॉरेन में इतने लैंग्वेजेस हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम समझ पाए कि सामने वाला किस जानवर के बारे में बात कर रहा है, किस स्पीसीज के बारे में बात कर रहा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास एक ऐसा कॉमन या साइंटिफिक नेम हो कि हम किसी भी लैंग्वेज में उस चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, बट हमने वो एक नाम बोल दिया कि ये पेंथेरा है। तो each and every people living on this in this planet will be able to understand कि हम किस organism के बारे में बात कर रहे हैं। So this process of giving names is known as nomenclature. And then we have the naming is only possible when the organisms is described correctly and we know to what organism the name is attached to. And this is identification. ठीक है, तो ये काम कौन करते हैं, कौन डिसाइड करता है कि इसका क्या नाम होगा, ठीक है, इसको इसी नाम से बुलाएंगे, कहीं कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। आईसीबीएन डिसाइड करता है, एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर आईसीजेडएन। तो जो प्लांट बेस्ड चीजें होती है उनको आईसीबीएन डिसाइड करता है, एंड जो एनिमल्स होते हैं उनके नॉमेनक्लेचर डिसाइड करता है आईसीजेडएन। ऑलराइट, अगला हमारे पास है कि हाँ चलो, नाम देने वाली सोसाइटीज हमने क्रिएट कर ली हैं, ठीक है, और नाम भी दे दिए हैं, बट नाम देना कैसे है, उसका भी कोई रूल होगा, उसका भी कुछ मेथड होगा कि नाम ऐसे से दिया जाएगा। ऑफ कोर्स है। तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो प्रिंसिपल है नामकरण करने का, वो है हम दो कंपोनेंट्स में डिसाइड करेंगे, जैसे कि अपने इंडिया में या ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है नेम एंड सरनेम, वैसे ही
किसी भी स्पीसीज को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, एक है जेनेरिक नेम और एक है स्पेसिफिक एपिथेट। ये दो चीजें हैं हमारे पास। एंड इस चीज को हम बोलते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। दिस नेमिंग सिस्टम ये दिया था कैरलस लिनियस ने। ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो जो भी मैंने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि मैंने हाईलाइट किया है, इसको हाईलाइट कर लो, क्योंकि यहीं से एमसीक्यू उठ के आएगा। तो ये अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर कैसे दिया जाता है। अभी हम देख लेते हैं। तो ये याद रखना कि कैरलस लिनियस ने दिया था बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। So the scientific name of mango is written as Mangifera indica। ठीक है, Mangifera indica हम यहाँ लिख लेते हैं। डोंट फॉरगेट टू अंडरलाइन। देखो, प्रिंटेड फॉर्म अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये रूल फॉलो करें और इसको इटैलिक्स में ही प्रिंट करवाएं। और अगर हम किसी भी स्पीसीज का साइंटिफिक नाम लिख रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको अंडरलाइन करें। ठीक है, तो लेट अस सी कि कैसे बायनॉमियल नेम लिखा जाता है। ये जो नाम है मैंगीफेरा इंडिका में, ठीक है, तो इसमें चार रूल्स हैं। ये चार रूल देख लेते हैं कि पहला, कि अगर रिटन होगा तो प्रिंटेड होगा तो इटैलिक्स में होगा और वो लैटिन भाषा में होगा। अगर वो लैटिन में नहीं है, किसी और लैंग्वेज में है, उसको लैटिनाइज कर दिया जाएगा, उसको ऐसे मैनिपुलेट करेंगे कि वो लैटिन का बन जाए। ठीक है। सेकंड है कि जो बायोलॉजिकल जो नेम है, इट शुड द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम शुड रिप्रेजेंट जीनस। ये जीनस रिप्रेजेंट करना चाहिए जो फर्स्ट नेम है। एंड द सेकंड जो है वो रिप्रेजेंट करना चाहिए स्पेसिफिक एपिथेट, और ये जीनस। तीसरा पॉइंट बोलता है कि बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, अगर हम इनको हाथ से लिखेंगे, आर सेपरेटेड अंडरलाइंड। इसको अलग अलग अंडरलाइन करना है, एक साथ नहीं अंडरलाइन करना है, ऐसे एकदम से लाइन नहीं खींचनी है। ठीक है, अलग अलग अंडरलाइन करना है। और अगर ये प्रिंटेड है, सो इट शुड बी रिटन इन ओनली इटैलिक फॉन्ट। सिर्फ इटैलिक फॉन्ट में ही हम इसको लिखेंगे। ठीक है। और द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। आप ये देख सकते हैं कि मैंने जो मैंगीफेरा है वो कैपिटल में लिखा है, एंड जो इंडिका है उसका आई मैंने शॉर्ट स्मॉल लेटर्स में लिखा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूल। एंड अभी हम देख लेते हैं कि अगर जो जिसने भी टर्म कॉइंड करा है, जो ऑथर है, उसका जो नाम है वो हम एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम लिखेंगे। जैसे कि जो मैंगीफेरा इंडिका है, उसके पीछे यहाँ पे लिनियस लिखा है, LINN एब्रिवेटेड फॉर्म में। तो इट इंडिकेट्स दैट स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। तो हम मैंगीफेरा इंडिका लिखकर कैपिटल LINN यहाँ पे ऐसे डॉट लगा देंगे। ठीक है, तो ये चार रूल हैं। एंड देन वी हैव, देखो क्या होता है ना कि अभी हमने नामकरण भी कर दिया है, सब कुछ हो गया है अपने पास। इसके बाद, सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल, देखो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, यहाँ से भी एमसीक्यू बनता है। इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक द दिस पॉसिबल। ठीक है, तो अभी तक हम नामकरण कर रहे थे, लेकिन अब हमें पढ़ना है, उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन लानी है। स्कूल्स में पढ़ाना है, कॉलेजेस में पढ़ाना है, इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाना है। तो उसके लिए एक नया प्रोसेस डेवलप हुआ, वो है क्लासिफिकेशन।
तो क्लासिफिकेशन एक नया प्रोसेस डेवलप हुआ. सो इट इज nearly impossible to study all the living organisms. So it is necessary to devise some means to make this possible, and this process is classification. All right. So classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. तो क्लासिफिकेशन हम किस बेसिस पे करते हैं? सम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. ठीक है. यहाँ से एमसीक्यू उठ सकता है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है. मतलब ऐसे एमसीक्यू आ जाएगा या कोई स्टेटमेंट आ जाएगी, देन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि जो प्रोसेस है वो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है. ठीक है. ठीक है. यहाँ है टेक्सा. आपको एक टेक्सा वर्ड दिख रहा होगा. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. देखो, जो भी हम कैटेगरी बनाते हैं क्लासिफिकेशन में, ये एक एनिमल है, ये एक प्लांट है, ये फैमिली है, या ये डॉग है, ये एनिमल, मतलब कुछ भी. जो भी हम कैटेगरीज बनाते हैं, और कैटेगरीज कुछ भी हो सकती है, इररिस्पेक्टिव कि वो कैटेगरी क्या है, उसका साइंटिफिक टर्म है टैक्सा. ठीक है. यहाँ मैं एक लाइन पढ़ देती हूँ. Dogs, cats, mammals, weeds, rice, plants, animals, etc. Are convenient categories we use to study organisms, and the scientific term for these categories is taxa. So taxa is nothing but the scientific name of the categories. ठीक है. यहाँ से हमसे क्यूट क्या आ सकता है कि what is taxa and all, और ये कौन सा taxa है. So taxa is nothing but the scientific name of categories. ठीक है. कंफ्यूज नहीं होना है. taxa कैटेगरी एक ही चीज है, बट जो कैटेगरीज है उसका साइंटिफिक नेम taxa है. And based on the characteristics, all living organisms can be classified into different taxa, and this process of classification is taxonomy. यहाँ आ गया है taxonomy. तो प्रोसेस को इन्होंने नाम दिया है टेक्सोनॉमी का. ऑल राइट. तो ये है एक और एमसीक्यू पॉइंट, सिस्टमैटिक्स एंड सिस्टम नेचर. क्या है ये? तो ह्यूमन बीइंग्स वर, ठीक है, ये लाइन नहीं इंपॉर्टेंट है. This branch of study, okay. So human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities, but also the relationship among them. तो जो हम सिर्फ ऑर्गेनिजम्स नहीं, उनके आपस में क्या रिलेशनशिप्स हैं, जो डाइवर्सिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं, वो आपस में कैसे रिलेशंस रखती हैं, उस स्टडी को, वो जो दिस ब्रांच ऑफ स्टडी, उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स. क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स. द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड. इसको तो ये भी लैटिन वर्ड से इन्होंने डिराइव किया है, एंड द लैटिन वर्ड इज सिस्टेमा, विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. और जो हमारा जो साइंटिस्ट है कैरोलस लिनियस, जिसने बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था, उसने ये सिस्टमा नेचर जो है टाइटल यूज किया फॉर हिज पब्लिकेशन. सिस्टमा, ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है कि क्या नेम यूज किया था, याद रखना. और किसने किया था? तो लिनियस ने यूज किया था सिस्टमा नेचर. साथ साथ नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है. इसको आप ऐसे ओवरलुक भी करोगे तो भी नीट में लाइक इट विल बी सफिशिएंट. ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है इस चैप्टर में. सो देन वी हैव टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. Since the category is part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic categories, and all the categories together constitute the taxonomic hierarchy. तो ये भी एमसीक्यू है, ये सब मार्क कर लेना. सो वी हैव टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होता है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है, एंड इट रिप्रेजेंट रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन. तो हर एक कैटेगरी में, 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 तो हर एक कै
जो एक रैंक होती है उसको हम टैक्सॉन बोलते हैं, और प्लूरल टैक्सा है इसका। कोई कैटेगरी का साइंटिफिक नेम टैक्सा है, अभी मैंने आपको बताया, वो ही बोल रहे हैं और कुछ नहीं। अगला है हमारे पास कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। ईच रैंक ऑफ और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो वो कैटेगरी वो ही रैंक है, और लगा के टैक्सॉन। टैक्सॉन ही टैक्सा है, और यही साइंटिफिक नाम है कैटेगरी का, और यही रैंक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है। Now we have development of common categories such as kingdom, phylum or division for plants, class, order, family, genus and species। देखो जो डिवीजन जो वर्ड है हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, और जो फाइलम है वो मोस्टली हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ऑलराइट। यस, स्पीसीज। ये अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम शुरू कर रहे हैं, स्पीसीज। स्पीसीज क्या होती है बच्चों, देखो। अभी हम होमोसेपियंस, सबको पता है कि हमारा जो साइंटिफिक नाम है वो होमोसेपियंस है। तो ये जीनस है, ये स्पीसीज है, राइट। तो बहुत सारे जीनस में, सॉरी, एक ही जीनस में हमारे पास बहुत सारी स्पीसीज हो सकती हैं। सेपियंस है, होमो हैबिलस है, मतलब बहुत सारी स्पीसीज हो सकती हैं। तो स्पीसीज फंडामेंटल सिमिलैरिटीज के बेसिस पे हम एक स्पीसीज को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि जो डॉग है, सब डॉग सेम दिखते हैं, ठीक है। तो इट इज फंडामेंटल कि डॉग है, पैर है, उनकी सेम आवाज है, बार्किंग साउंड है। तो we describe species on the basis of fundamental similarities, ठीक है। Let us consider this, तो मैंगीफेरा इंडिका है, सोलानम ट्यूबरोसम है, एंड पैंथेरा लियो है। All the three names indica, tuberosum and leo represent the specific epithet, of course ये जो चीज है इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो, ये स्पेसिफिक एपिथेट डिनोट कर रहे हैं। ये एमसीक्यू आते हैं, कॉमन एमसीक्यूज हैं कि इनमें से बताओ विच पार्ट इज स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। और जो फर्स्ट वर्ड है वो जेनेरा है, एंड ये एक टेक्सोन और कैटेगरी को डिनोट करता है। देखो दोनों सेम ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। देन वी हैव पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टाइग्रिस। देखो पैंथेरा है, ऊपर हमने देखा कि यहाँ पे लियो है, और यहाँ पे पैंथेरा टेग्रिस है, ठीक है। और ऐसे ही सोलानम में निग्रम है, और बिलोंगेना है, और यहाँ हमने सोलानम ट्यूबरोसम पोटैटो को बोलते हैं। तो ऐसे ही सोलानम में बहुत सारी स्पीसीज इन्होंने दिखाई है हमें। द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज होमो सेपियंस, उनकी जीनस होमो है, ऑलराइट। ये नोट कर लो कि पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस कहीं लिख लो, और मैं आपके लिए बाकी भी लिख देती हूँ वो चार्ट के फॉर्म में, ठीक है। सो हमारे पास है अब सोलानम, ट्यूबरोसम, हमारे पास है सोलानम नाइग्रम, और हमारे पास है सोलानम मिलोंगेना। ऑलराइट, तो ये लिख लो जहां भी नोट्स बना रहे हो, एनसीईआरटी में साइड में जो जहां मैं लिख रही हूँ वहीं पे लिख लो, ठीक है। ऑलराइट, तो इट इज इम्पोर्टेंट है क्योंकि आ सकता है ना, एनसीईआरटी में दिया है तो आ सकता है एमसीक्यू यहाँ से होके भी। नाउ वी हैव जीनस, ठीक है। सो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे सोलानम ट्यूबरोसम, सोलानम निग्रम, ठीक है। इन सब में जो सोलानम जो वर्ड था दैट वाज जीनस, एंड जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। इसमें रिलेटेड स्पीसीज, ये एक रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप है।
तो पोटैटो और ब्रिंजल दो डिफरेंट स्पीसीज है, बट दे बिलोंग टू सेम जीनस, दैट इज सोलैनम। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। एंड देन वी हैव नाउ पैंथेरा लियो, पैंथेरा पैराडस एंड पैंथेरा टिग्रिस। देखो स्पीसीज सबके अलग अलग है, एक लियो है, एक पैराडस है, एक टिग्रिस है, बट इन सबका जीनस एक है, दैट इज पैंथेरा। यहाँ से भी एमसीक्यू आ सकता है। एंड नेक्स्ट वी हैव जीनस, ऑलराइट। तो जीनस इज नथिंग बट जो हम स्टार्ट में लिखते हैं, ठीक है, जो हमारा बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है, उसके स्टार्ट पे हम जेनेरिक लिखते हैं और यहाँ पे स्पेसिफिक एपिथेट। सो जीनस कंप्रोमाइजेज ऑफ वेरियस स्पीसीज, जैसे कि अपना पैंथेरोलियो है, पैंथेरो पैरडस है, पैंथेरोटिग्रिस है, तो इन सबका जो जीनस है वो एक है, दैट इज पैंथेरा, बट देयर आर वेरियस स्पीसीज, ठीक है। ऐसे ही जो अपना फेलिस है, फेलिस जीनस में कैट्स इंक्लूड होते हैं, ऑलराइट। यहाँ से एमसीक्यू आ सकते हैं, ये लाइन आप अच्छे से मार्क कर लो। नाउ वी हैव फैमिली। तो फैमिली कुछ नहीं, अभी स्पीसीज पढ़ा था, स्पीसीज जीनस में गए, फिर जीनस फैमिली में जाएंगे, तो फैमिली में बहुत सारे जीनस का ग्रुप होगा, ठीक है। तो लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज, ऑफ कोर्स। अभी हम सभी ह्यूमन सेम दिखते हैं, हम सेम स्पीसीज, ज्यादा सिमिलैरिटी। फिर जैसे जैसे हम अपने जीनस में जाएंगे तो कम सिमिलैरिटीज आएंगी, ठीक है, फैमिलीज में और कम सिमिलैरिटीज। तो जैसे जैसे हम हायरार्की लेवल में ऊपर ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे कम कम सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलती है, ठीक है। नाउ वी हैव अमंग प्लांट्स थ्री डिफरेंट genera are there, like Solanum, Tunia and Datura are placed in the family Solanaceae. So Solanaceae family है। इस फैमिली में देखो तीन जीनस के नाम दिए हैं यहाँ पे, एक है सोलैनम, और ऊपर हमने सोलैनम में देखो कितने सारे स्पीसीज के नाम पढ़े हैं, तो इसमें बहुत सारी स्पीसीज हैं, खुद तो वो चार्ट बनाना बहुत बेनिफिशियल रहेगा। टूनिया एंड देन वी हैव दतूरा। साथ साथ नोट्स बना रहे तो बहुत सही है, ये सब हाईलाइट कर लो, अपने अपने एनसीईआरटी में मार्कर लेकर बैठो, क्योंकि ये जो मैं पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं यहाँ पे, यहीं से एमसीक्यू उठ के आएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना हाँ कि कौन सा पॉइंट रह गया है, कौन सा मैंने मिस किया है। ऑलराइट, ठीक ठीक है। सो वी हैव सोलानेसी, अमंग एनिमल्स वी हैव जीनस पैंथेरा, जिसमें कि लॉयन, टाइगर्स एंड लिपर्ड्स हैं। फेलिस कैट जो कि फेलिडी फैमिली में आएगी, ठीक है। वी हैव फेलिडी फैमिली जिसमें कि जीनस अपना है फेलिस, ठीक है। एंड वी हैव एक और फैमिली, कैनिडी फैमिली। पेरिस फैमिली में हमारे कैट्स आएंगी, और जब कैनिडी फैमिली होती है उस पे अपने डॉग्स आएंगे। इधर कुछ उल्टा कि कैट्स और कैनिडी, मतलब कैट्स आई गेस यहाँ पे आनी चाहिए थी। जब मैं नीट की तैयारी कर रही थी तो आई यूज्ड टू थिंक कि कैट्स कैनिडी में आएगा, बट नो, इट्स उल्टा, कैट्स फेलिडी फैमिली में आता है एंड डॉग्स कैनिडी फैमिली में, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं अब ऑर्डर पे। ऑर्डर में है हमारे पास, देखो ये है फैमिली के ऊपर ऑर्डर, फैमिली के ऊपर ऑर्डर। देखो हमने स्पीसीज पढ़ा, जीनस पढ़ा, फैमिली, और अब हम आए हैं ऑर्डर के ऊपर। ऑर्डर के बाद अपना क्लास है, फाइलम, डिवीजन एंड देन किंगडम। ये याद रखना बच्चों की जो डिवीजन है हम वो प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, और जो अपना फाइलम है वो हम मोस्टली एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। जो आगे चैप्टर्स आएंगे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, वहां पे आप ये देखोगे कि कहाँ डिवीजन वर्ड यूज हो रहा है और कहाँ फाइलम, ऑर्डर। तो families were based on number of similar characters. Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on aggregate of characters. तो पहले क्या बोल रहा है ये कि हम सिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम स्पीसीज, जीनस और फैमिलीज बना रहे थे, बट अब वर्ड यूज कर रहा है ये एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स।
ठीक है। तो ऑर्डर के लिए या बाकी जो हायर हम कैटेगरीज देख रहे हैं उनके लिए यूज किया गया है एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर। ऑलराइट। नाउ प्लांट फैमिलीज जैसे कि कॉन्वोल्वोलेसी एंड सोलानासी, ये एक ही ऑर्डर में आते हैं जो कि है पॉलीमोनियल। ठीक है। सो वी हैव पॉलीमोनियल हमारा ऑर्डर, और इसमें दोनों दोनों अपने पास फैमिलीज हैं, कॉन्वोल्वोलेसी एंड सोलानासी, एंड they are mainly based on the floral characters। तो किस बेसिस पे हमने इनको एक ऑर्डर में डाला है? बेसिस इज फ्लोरल कैरेक्टर्स। ठीक है। एंड एनिमल, जो एनिमल का ऑर्डर है कार्निवोरा, उसमें आती है फैमिलीज जैसे कि फेलिडी एंड कैनिडी। कैनिडी इज डॉग फैमिली एंड फेलिडी इज कैट फैमिली। ये दोनों फैमिलीज आती है कार्निवोरा ऑर्डर में। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्लास। तो दिस कैटेगरी इंक्लूड सारे रिलेटेड ऑर्डर। ठीक है। अभी हमने ऑर्डर फैमिली सभी मिलके ऑर्डर में जा रही थी, इन सभी ऑर्डर्स मिलके क्लास में हमें दिखने को मिल रहा है। तो फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमाटा कंप्रोमाइजिंग मोंकी गोरिल्ला एंड गिब्बन आर प्लेस्ड इन क्लास मेमिलिया। तो मेमिलिया हमारे पास एक क्लास है जिसमें कि आ रहा है मोंकी गोरिल्ला एंड गिब्बन्स। ठीक है। along with order Carnivora that includes animals like tiger, cat, dog. Class Mammalia has other orders also. Mammalia में हम monkey, गोरिल्ला, गिब्बन को डाल देते हैं। ये प्राइमेट्रा ऑर्डर के हैं, ये जो तीनों चीजें हैं। एक और ऑर्डर है हमारे पास कार्निवोरा, ये भी एक ऑर्डर है। ये भी मेमिलिया क्लास के अंदर आता है। तो प्राइमेटा एंड कार्निवोरा ये दोनों आते हैं मेमिलिया ऑर्डर के अंदर। नेक्स्ट वी हैव फाइलम। सो अब जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो फाइलम है वो एनिमल्स के लिए हम यूज करेंगे और जो डिवीजन है वो हम प्लांट्स के लिए यूज करेंगे। यहाँ पे वो चीज लिखी हुई है कि इन केस ऑफ प्लांट्स classes with few similar characters are assigned to a higher category known as division। ठीक है। So classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles and birds along with the mammals constitute the next higher category called phylum। ठीक है। So ये जो basis है, so all these based on the common features like presence of notochord and dorsal hollow neural tube। क्या? Notochord and dorsal hollow neural tube। ये हाईलाइट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ मैं यहाँ पे आप लोगों को। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है किंगडम, दिस इज द हाईएस्ट कैटेगरी। इसको हम किंगडम बोलेंगे। किंगडम प्लांट ही होता है, किंगडम फंगाई, तो सब किंगडम ज्यादा हायर कैटेगरीज हैं। उसके बाद हमारे पास ये टेबल है, इस टेबल को तो आप लोग बाय हार्ट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, बहुत ज्यादा। ये पूरी टेबल को अच्छे से करना है। मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो बीट। मैन का बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस, जीनस होमो सेपियंस, स्पीशीज है फैमिली होमिनिडी है, ऑर्डर प्राइमाटा है, क्लास मैमिलिया है, डिवीजन इसका कॉर्डाटा है। हाउस फ्लाई इसका डोमेस्टिका है, जीनस मुस्का। मुसीडी फैमिली, then Diptera order, Insecta class and Arthropoda इसका phylum है। We have Mangifera indica, genus is Mangifera। Anarchardiaceae इसकी फैमिली है। Sapindales ऑर्डर है। Dicotyledon इसका क्लास है एंड Angiospermae इसका phylum है, सॉरी डिवीजन है। बीच में टिटिकम एस्टिवम इसका बायोलॉजिकल नेम है, टिटिकम जीनस है।
फैमिली पोएसी है, ऑर्डर पोएज है, देन वी हैव मोनोकोटिलीडोनस इसका क्लास, एंड एंजियोस्पर्म इसका डिवीजन, राइट। नेक्स्ट पेज। ओके, अभी थोड़ा सा बचा है इस पेज पे ही। ओके, सो अभी हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। So taxonomic studies of various species of plants, animals, and other organisms are useful in agriculture, forestry, industry, and in general knowing our bioresources and their diversity. So these studies would require correct classification and identification of organisms. The identification of organisms require intensive laboratory and field studies. The collection of actual specimens of plant and animal species is essential and is the prime source of taxonomic studies. They are also fundamental to studies and essential for training in systematics. It is used for classification of an organism, and the information gathered is also stored along with the specimens. In some cases, the specimen is preserved for future studies. Biologists have established certain procedures and techniques to store and preserve the information as well as the specimen. Some of these are explained to help you understand the usage of these aids. ठीक है, तो टैक्सोनॉमिकल एड्स है जैसे कि हर्बेरियम, हम और पढ़ेंगे आगे। वी हैव हर्बेरियम इन दिस चैप्टर, और बोटेनिकल गार्डन्स है, म्यूजियम्स हैं, जूलॉजिकल पार्क्स है, की है, एंड फ्लोरा मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग। सो लेट्स सी, इनको बारी बारी देख लेते हैं। सो हर्बेरियम में हमारे पास क्या होता है ना कि एक स्टोर हाउस है कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन का। इसको पहले हम सुखा देते हैं, दे आर ड्राइड, देन दे आर प्रेस्ड। बचपन में याद, नोटबुक्स में हम लोग रोजेज या ऐसे उनके पेटल्स को मस्त बुक्स के अंदर प्रेस करके रख देते थे, जो फिर वो ड्राई हो जाते थे and वो प्रिजर्व हो जाते थे। सेम वही प्रोसीजर, एंड नाउ ड्राइड, प्रेस्ड, एंड दे आर प्रिजर्व्ड। Alright. And further, these sheets are arranged according to the universally accepted system of classification. ठीक है, so these specimens along with the description on herbarium sheets become a storehouse. तो herbarium sheets पे इनका description लिखा जाता है, किस पे? Herbarium sheets पे। And these herbarium sheets also carry a label. उस पे एक label होता है, क्या होता है? Label. And उस label पे information होता है जैसे कि date, place of collection, ये याद रखना date है। Write down in your notes या highlight कर लो date, place of collection। मैं लिख रही हूँ तो साथ साथ लिखोगे तो बेटर है। इंग्लिश, लोकल एंड बोटानिकल नेम। देखो तीन नाम है, एक इंग्लिश नाम है, एक इनका लोकल नाम है, और एक इनका बोटानिकल नाम है। देन वी हैव फैमिली, जो भी हमने स्पीसीज कलेक्ट किया है उसकी फैमिली। एंड देन कलेक्टर्स, किसने कलेक्ट किया है। ऑफ कोर्स वी हैव टू गिव क्रेडिट टू द कलेक्टर एज वेल। तो फैमिली मेंशन करनी है कि वो प्लांट किस फैमिली से बिलोंग करता है, एंड कलेक्टर्स नेम। तो ये सब सब चीजें उस लेबल में मेंशन होगी, जो कि हर्बेरियम शीट पे हम लेबल रखेंगे, उसमें मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, और ये एक क्विक रेफरल सिस्टम है इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। उसमें ये एक क्विक रेफरल सिस्टम है। ठीक है, अब है बोटेनिकल गार्डन। So these specialized gardens have collection of living plants for reference. ठीक है, तो हमारे इंडिया में कुछ फेमस बोटेनिकल गार्डन है, जैसे कि इंडियन बोटेनिकल गार्डन हौरा में है। दूसरा है द फेमस बोटेनिकल गार्डन आर एट क्यू इंग्लैंड। तो ये नाम है कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज क्यू इंग्लैंड, बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, एंड नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में है। पीपल फ्रॉम लखनऊ, कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव सीन दिस research institute in your locality or in Lucknow itself. National Botanical Research Institute, because when I was studying, I had one sir in my institution, and he was from NBRI, and I'm like grateful that I was his student. तो म्यूजियम्स, सबके कॉलेज या स्कूल में थोड़े प्रिजर्व्ड, सिलेंड्रिकल प्रिजर्व्ड चीजें होती हैं। सो बायोलॉजिकल म्यूजियम्स वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में होते हैं,
जैसे कि स्कूल कॉलेजेस, ठीक है। सो दे आर प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल specimens for study and references. So they can plants and animal specimen may also be preserved as dry specimens. ठीक है, all right. तो लिक्विड होगा तो एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में वो प्रिजर्व्ड होंगे। मोस्टली फॉर्मेलिन मैंने देखा है, अभी मेडिसिन में हूँ, तो जो भी चीजें होती हैं वो फॉर्मेलिन में प्रिजर्व होती है। वी कैन ऑल्सो प्रिजर्व देम एज ड्राई स्पेसिमेन। और जो लार्ज एनिमल्स होते हैं, देखो उनको क्या करते हैं, स्टफ किया जाता है। लार्ज एनिमल्स का स्टफिंग होती है, स्टफिंग एंड प्रिजर्व्ड। So museums also have collection of skeletons. All right, so skeletons भी होते हैं म्यूजियम्स में। Next we have zoological parks. Okay, I'm also interested in knowing कि कौन से जू में गए हैं, किसको कौन सा जू पसंद है। तो कमेंट डाउन कि कौन सा अभी तक का बेस्ट जूलॉजिकल पार्क आप लोगों ने विजिट किया है। Alright, so these are the places where wild animals are kept in protected environment, ठीक है, under human care and which enable us to learn about their food habits and behaviors। तो उनको जूलॉजिकल पार्क में रख के we learn about their food habits। काफी सारे जो जानवर हैं they are like on the verge of extinction, so it is very important कि हम उनकी फूड हैबिट्स को स्टडी करें, उनके बिहेवियर को स्टडी करें, so that we can control their growth, we can control their population। so so बहुत ट्राई किया जाता है कि उनको हो जितना हो सके उनकी नेचुरल हैबिटेट जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। Of course, children love visiting these parks, commonly called as zoos. Don't forget to mention which is your favorite zoo. Next, we have keys. Interesting. Keys are interesting. So they are based on similarities and dissimilarities. ये जल्दी से mark कर लो, highlight कर लो। So they are based on similarities and dissimilarities in a pair called couplet. मान लो, uh, just imagine you want to eat ice cream and we have two flavors, vanilla and chocolate. So, which flavor you want? So we have these cards, vanilla, chocolate. So we have to select one. Okay, vanilla. So vanilla may what something, now they're asking, okay, be specific. So we have to select one more. So this is how these keys work. And these pair जो हमने यहाँ पेयर लिया है vanilla and chocolate का, these pair are known as couplet. ठीक है, and this is a key. It represents the choice made between two opposite options. We have two opposite options and we have to make a choice, yes or no, this or that. ठीक है, this results in acceptance of only one and rejection of the other. And each statement in a key is called a lead. तो जो स्टेटमेंट होती है हर एक की में, ये जो स्टेटमेंट है इसको हम की बोलते हैं। व्हाट? की। ठीक है। A separate taxonomic keys are required for each taxonomic category such as family, genus, species। तो हर एक लेवल पे एक सेपरेट की होती है। क्वेश्चंस आर लाइक कि क्या ये इस फैमिली से बिलोंग करता है, वी हैव टू सिलेक्ट, हाँ ये इस फैमिली से बिलोंग करता है, देन उसमें किस then we have किस genus से belong करता है, then we have questions like किस species, these are the type of questions they have in keys। So next we have flora, manuals, monographs, catalogs। We have flora, we have manuals, we have monographs। देखो इस पैराग्राफ, ये छोटा सा पैराग्राफ है बट इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो बेटर इट विल बी बेटर कि आप लोग इसको कहीं लिख लो, बिल्कुल ऐसे सॉर्टेड फॉर्म में। ठीक है, तो मैनुअल जैसे मैं लिख रही हूँ अभी, आई एम जस्ट ट्राइंग कि जितना सॉर्टेड हो सके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ। तो फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स। So the flora contains actual account of habitat and distribution of plants of the given area। Flora is about plants, right? क्या रहता है इसमें, actual account of habitat and distribution in a area particular area में habitat and distribution। तो फ्लोरा में होता है, सो फ्लोरा में हमारे पास क्या होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में किस टाइप के प्लांट्स होते हैं, किस टाइप के
प्लांट्स पाए जाते हैं वहां पे, उनका हैबिटेट क्या है, वो सब, ठीक है। So these provides the index to the plants found in that particular area. Now we have manuals. So manuals are useful in providing information for identification of names of species found in area. अभी उस एरिया में प्लांट्स कौन से, वो हम फ्लोरा में बोलेंगे। उसको आइडेंटिफाई करना है, कैसे करना है, वो मैनुअल्स में दिया होता है। ठीक है, ये हेल्प होता है आइडेंटिफिकेशन में, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। ऑफ नेम, क्या नेम है उस स्पीसीज का जो एरिया में मिल रहा है, ठीक है। Now we have monograms contain information of any one taxon. तो किसी भी वन टैक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। मान लो प्लांट है, इस फैमिली से है, तो उस फैमिली के बारे में एग्जॉन, मतलब मोनोग्राफ में क्या होता है ना, टैक्सॉन, टैक्सॉन इज कैटेगरी, तो किसी भी कैटेगरी के बारे में उस पर इंफॉर्मेशन होती है, मोनोलॉग, मोनोग्राफ इज। एंड कैटलॉग, ऑफ कोर्स द कैटलॉग हम देखते हैं कंपनी के कैटलॉग होते हैं, तो उसी तरह हमारे पास कैटलॉग्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं सभी प्लांट्स के बारे में, और जो भी वहाँ पे स्पीसीज प्रेजेंट है उसके बारे में। तो इस चैप्टर से इतना ही एमसीक्यू बन के आ सकता है। और चैप्टर में यही खत्म करती हूँ। नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। वो यही चैप्टर काफी लेंथी हो चुका है, वो चैप्टर तो और लेंथी होने वाला है, तो मैं उसको पार्ट्स में डिवाइड करके अपलोड करूंगी। तो स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, and make sure that you are studying hard, you are studying everything which is important for NEET. All right, so bye.